Hello students, good morning again. In our last lecture of electrochemistry, we have discussed about metallic conductors and electrolytic conductors. आपने देखा था कि मेटालिक कंडक्टर्स यानी कि जो मेटल्स होती है उनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे होता है। तो हमने देखा था दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ मेटल्स। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था दैट कंडक्टर्स और कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, जिसको हमने कहा था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। उसमें हमने देखा था कि केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज के दौरान जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस थे, या तो मॉल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन में जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स थे, उसका डिसोसिएशन होगा उसके आयंस में, एंड आयंस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को आप ऐसा भी बोल सकते हो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो दैट इन अ मेटालिक कंडक्टर्स मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस while in electrolytic solutions electricity can be flow with the help of movement of ions। ठीक है, आयंस का मतलब क्या आएगा, कैटायंस एंड एनायंस। चलो ठीक है, सेकंड थिंग गाइस, ये चैप्टर आपका है फिजिकल केमिस्ट्री का। इसका मतलब कि इसमें केमिकल चेंज होंगे, केमिकल रिएक्शन भी होगी, लेकिन जो भी आपका फंक्शन होगा, जो भी आपका वर्क होगा, यानी कि जो वर्किंग प्रिंसिपल होगा, वो वर्किंग प्रिंसिपल होगा किसका, फिजिक्स का। ठीक है, तो आज हम उसी फिजिक्स के एक फॉर्मूले की डिस्कशन करेंगे और उसके बेस पे हम हमारे केमिकल रिएक्शंस की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, और गाइस आपने फिजिक्स का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फिजिक्स का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर आप कोई कंडक्टर्स लेते हो या कोई कंडक्टिंग वायर लेते हो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तो आपने पढ़ा होगा दैट रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट वायर and inversely proportional to the cross sectional area of that particular wire। अब गाइस आप कहोगे कि सर आपने हेडिंग डाला है कंडक्टेंस का और आपने फॉर्मूला लिखा है रेजिस्टेंस का, तो गाइस आपको ये भी पता होगा, आपने फिजिक्स में ये भी पढ़ा होगा दैट कंडक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर आपको कंडक्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करना है या फाइंड करना है, तो आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्योंकि हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, तो अगर आपने रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल निकाल दिया तो आपको इजीली कंडक्टेंस मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो चलो मैंने उसी फॉर्मूला को अब यहाँ पे लिखा है दैट रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। अब गाइस ये तो बात हुई मेटालिक कंडक्टर्स की। अगर आपने कोई वायर लिया है जो मेटल फॉर्म में होगा, तो आप कहोगे कि उसकी जो लेंथ है वो, और आपको उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मिल जाएगा। लेकिन गाइस हमें तो रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस फाइंड करना है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, उसमें हम किसकी लेंथ लेंगे, किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे। तो चलो देखो, मैंने आपके लिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास जो एक्सटर्नल सोर्स है, जो मैंने बैटरी या हाई वोल्टेज एक्सटर्नल अप्लाई लगाया है, इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है, ये कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, अभी हमें एनोड और कैथोड की डिस्कशन नहीं करनी है, हमें केवल देखना ये है कि जो आपका ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें आप कंडक्टेंस कैसे कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, एल लेंथ। तो गाइस इसमें हम किसकी लेंथ लेंगे, तो इसमें हम लेंथ लेंगे दैट डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। देखो मैंने जो ये लिखा हुआ है ये किसके लिए है, ये है आपके मेटालिक कंडक्टेंस के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको लिखना है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो आप नीचे अब ऐसे लिख सकते हो दैट एल इज इक्वल टू डिस्टेंस between two
इलेक्ट्रोड्स। चलिए ये आपका डिस्टेंस हो गया, टू इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। चलो आपको एल मिल गया, अब फाइंड क्या करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं ए की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका आएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो आप कैपिटल ए को भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। क्या लिख सकते हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। चलिए ये हो गया। बस अगर आपको साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करना है तो आपको एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, तो रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। चलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है रो को, ऐड किया है किसको, रो को। ये एक ग्रीक वर्ड है रो, जिसका नाम है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जिसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो गाइस, अगर आप यहाँ से रो को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओगे तो रो विल बी इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। मैं ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसके बेस पे आप रेजिस्टिविटी का यूनिट डिराइव कर सकते हो, और यूनिट आप कैसे डिराइव कर सकते हो, रेजिस्टिविटी रो। अब देखो आप सभी को पता है आर का रेजिस्टेंस का यूनिट क्या आता है, सभी को पता होगा क्या आता है, ओम आता है। तो देखो अगर ये ओम है, इसका अगर आप यूनिट निकालो ऐसा यूनिट, तो इसका मीटर स्क्वायर आएगा, और लेंथ का क्या आता है, मीटर आता है। मतलब कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। मीटर विल बी कट आउट, सो योर रो that will be ओम इंटू मीटर। इसका यूनिट क्या आता है, ओम इंटू मीटर। अब देखो अगर ये एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है, अगर आपको ओम यानी कि रेजिस्टेंस का आपको निकालना है ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। अब गाइस आज सभी को फिजिक्स का एक फॉर्मूला पता होगा, दैट V इज प्रोपोर्शनल टू I, जिसको आप ओम्स लॉ भी कहते हो। ठीक है, फिर आप कैसा लिखते थे, V इज इक्वल टू आई आर। क्या लिखते थे, V इज इक्वल टू आई आर। अगर आप R को बनाओ सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला, तो आपका फॉर्मूला आएगा V अपॉन आई। क्या आएगा, V अपॉन आई। चलो इसको दो फॉर्मूला नंबर 1। गाइस अगर आपको याद हो तो हमने जब नस्ट इक्वेशन डिराइव किया था, तो उसमें हमने एक फॉर्मूला लिखा था, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू वोल्टेज V। तो देखो अगर मैं यहाँ से V को बनाऊँ सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला, तो ये आएगा वर्क डन अपॉन चार्ज Q। चलिए फर्दर अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले 1 और 2 को। अगर आप कंपेयर करोगे तो आप क्या लिखोगे, W इज इक्वल टू Q इंटू आई। क्या लिखोगे, W इंटू W अपॉन Q इंटू आई। चलो फर्दर आप सभी को चार्ज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है। तो गाइस चार्ज, तो इसका भी आपको फॉर्मूला पता होगा, फिजिक्स में आता है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, एम्पियर इंटू सेकंड। तो अगर आप Q के प्लेस पे लिखोगे आई टी, तो आपका लास्ट फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा W अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी। बस आप सभी के वैल्यू प्लेस करोगे। चलो वर्क का यूनिट सबको पता है, क्या आता है, फोर्स इंटू एरिया, तो दैट मीन्स F इंटू ए। चलिए वर्क का यूनिट क्या आता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस एंड आई स्क्वायर अपॉन टी। चलिए अब आप सभी का ऐसा यूनिट प्लेस करोगे। चलिए फोर्स का क्या आता है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। चलिए फोर्स का यूनिट क्या आता है, मास इंटू एक्सेलरेशन मीन्स m इंटू ए। तो मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मतलब क्या, मास अपॉन सेकंड स्क्वायर, इंटू डिस्टेंस का क्या आता है, डिस्टेंस का भी आता है मीटर, अपॉन आई का तो क्या आता है एम्पियर, दैट मीन्स आएगा ए स्क्वायर, एंड टाइम का क्या आता है, दैट मीन्स सेकंड। चलिए सभी को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको रेजिस्टेंस आर का ऐसा यूनिट देखने को मिलेगा, किलोग्राम इंटू एम इंटू एम मीटर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू सेकंड क्यूब। ठीक है, चलिए ये एक एक्स्ट्रा था, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या लिख सकते हो, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस।
चलिए गाइस, अब नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने कौन सा फॉर्मूला लास्ट देखा था, तो लास्ट फॉर्मूला में देखा था दैट R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, जहाँ पे इसको हमने कहा था रेजिस्टेंस, जहाँ पे इसको हमने कहा था रेजिस्टिविटी। अगर देखो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी हो दैट रो इज डिफाइंड एज the resistance of conductor having 1 centimeter length and cross sectional area of 1 centimeter square। इसका मतलब कि रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, वो एक रेजिस्टेंस है। वो क्या है, एक रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस है, तो कंडक्टर का, लेकिन उसकी लेंथ होनी चाहिए यूनिट सेंटीमीटर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर, और उसका क्रॉस सेक्शनल होना चाहिए यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्लियर। अब अगर आपको इसकी पता ना डेफिनेशन रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, तो इसकी केवल लिखना डेफिनेशन ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन में लिखूंगा नहीं, मैं केवल बोलूँगा it is the measure of obstruction, it is a measure of obstruction of a conductor to flow electric current। मतलब कि एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए जो ऑब्स्टेकल्स नड़ते हैं, जो ऑब्स्टेकल्स बीच में आते हैं, उस ऑब्स्टेकल की मेजर को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। चलेगा, अब ये बात हुई किसकी, रेजिस्टेंस की। अब बात करते हैं किसकी, कंडक्टेंस की। आप सभी को पता है दैट conductance is reciprocal of resistance, it is the reciprocal of resistance। चलिए अगर इसकी बात करें, इसकी डेफिनेशन की, तो लिखो इसकी डेफिनेशन, कंडक्टेंस लिखो, it is defined as measure of ease with which the electric current flows through conductor। चले गाइस, तो इसको अगर हम बात करें तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, और आपको पता है इसको डिनोट करते हैं कैपिटल R से। दैट मीन्स योर G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। चलिए अगर हम बात करें अब इन दोनों की, तो देखो अब आप इसके प्लेस पे सिंपल एक फॉर्मूला लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, दैट G इज इक्वल टू 1/रो इंटू 1/, आप ऐसे लिख सकते हो L/A। चलिए मैंने क्या किया है, वैल्यू प्लेस की है किसकी, रेजिस्टेंस R की। ठीक है, अब देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन क्यों निकाल दिया, क्योंकि ये आपका क्या था, कांस्टेंट था। चलिए अगर आपको इस फॉर्मूले को फर्दर लिखो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, दैट G इज इक्वल टू 1/रो इंटू 1/L/A इंटू 1/L/A। चलिए गाइस ये क्या था, ये तो आपका था रेजिस्टिविटी। गाइस अगर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कैपिटल G कंडक्टेंस, तो बताओ रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा। मतलब कि कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। बस अब जो कंडक्टिविटी है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल K से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल K से, और जिसका नाम है कप्पा। जिसका नाम क्या है, कप्पा। गाइस दिस इज कप्पा, नॉट कटप्पा। ओके, तो देखो अगर मैं इसको प्लेस करूँ तो कैसा लिख सकते हो, दैट K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। चलो इसको अगर हम फॉर्मूला नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 में लिखे तो आपका इक्वेशन आगे जाके क्या बन जाएगा, G इज इक्वल टू 1/K इंटू 1/L/A 1/L/A। चलिए यहाँ तक हो गया। अब सॉरी दिस विल बी K, यहाँ कर देंगे, दिस इज योर K। क्या, क्योंकि 1/रो का क्या था, K था। चलिए एक हो गया। अब गाइस इसकी बात करते हैं L/A को, तो यहाँ क्या होगा गाइस, देखो फ्रेंड्स, जैसे आपने एक बार सेल का कंस्ट्रक्शन कर लिया, क्या आपकी ये लेंथ उसके बाद चेंज होगी, नहीं होगी।
पहली बात। सेकंड थिंग, आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया है सेल का, तो क्या फिर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा? नहीं होगा। देखो गाइस, डोंट बी कंफ्यूज। हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था ना, उसमें हमने देखा था कि एट टाइम द एनोड इज डिक्रीजिंग एंड कैथोड इज इंक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होगा नहीं। मतलब कि आपका द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, जैसे सेल वर्क करना स्टार्ट करेगा, ये लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कभी भी चेंज होंगे नहीं। गाइस, जो दो वैल्यू चेंज नहीं होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब कि आप अब एल बाई ए को भी क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। इसको भी क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट, जिसको डिनोट करते हैं जी स्टार से, जिसको डिनोट करते हैं जी स्टार से। अगर आप इसकी वैल्यू भी यहाँ पे लिख दो तो देखो क्या आएगा, G इज इक्वल टू कैपिटल K एंड 1 अपॉन जी स्टार। क्या आएगा? 1 अपॉन जी स्टार। देखो फ्रॉम दिस इक्वेशन आप ऐसा लिख सकते हो, K इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार। G इंटू जी स्टार, जहाँ पे K आपका क्या है? तो K आपका है कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, पहली बात, ठीक है। इज इक्वल टू, बताओ जी क्या है? जी आपका है कंडक्टेंस इनटू ये क्या है आपका? सेल कांस्टेंट। ये क्या है आपका? सेल कांस्टेंट। गाइस, ये फॉर्मूले को स्क्वायर ब्रैकेट में कर दो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके बेस पे कई बार आपको ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिंपल फॉर्मूला क्या है? कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। इनटू क्या आएगा? सेल कांस्टेंट। चलिए, अब आज का लास्ट टॉपिक, उसके बाद हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। अब हमें डिस्कस करनी है यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हेडिंग डालो, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। अब देखो, इस यूनिट को हमें डिराइव कैसे करना है। जैसे हमने यूनिट डिराइव किया था रेजिस्टेंस का, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या आता था? उसका आता था ओम। फिर उसके बाद हमने डिराइव किया था रेजिस्टिविटी का, जिसको हमने कहा था ओम इंटू मीटर। बस आज हम डिस्कस करेंगे अब यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो देखो, सिंपल लिखो फॉर्मूला, दैट के इज इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए। चलिए, कंडक्टेंस का यूनिट आता है साइमन। कंडक्टेंस का यूनिट क्या आता है? साइमन। और यू कैन से ओम इनवर्स, मतलब कि मो। चलिए, तो जी का यूनिट क्या आता है? तो जी का यूनिट आता है साइमन, जिसको हम कहते हैं कैपिटल एस। चलेगा, इस लेंथ का क्या आता है? अगेन मीटर। इसका क्या आता है? तो इसका आता है मीटर स्क्वायर। सो मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स मीटर इनवर्स। तो देखो, अब आप के का यूनिट डिराइव कर सकते हो, साइमन इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर विल बी कट आउट, दैट विल बी साइमन इंटू मीटर इनवर्स। क्या आएगा? साइमन इंटू मीटर इनवर्स। सो दिस इज योर यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। अब आपको इस लेक्चर के बाद क्या नोट्स बनानी है, नोट्स कैसे बनानी है, तो आपको रेजिस्टेंस, उसकी डेफिनेशन, उसका यूनिट, उसका फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी डेफिनेशन यूनिट, देन कंडक्टेंस डेफिनेशन यूनिट, एंड लास्ट कंडक्टिविटी डेफिनेशन यूनिट। आपको ये चार क्वांटिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। कंडक्टेंस किसको कहते हैं, रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, रेजिस्टिविटी किसको कहते हैं, और कंडक्टिविटी किसको कहते हैं। आपको उन सभी के एसआई यूनिट के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। हम ओम को कैसा यूनिट आता है, उसका एसआई यूनिट, तो आप सभी को पता है कि ओम का एसआई यूनिट आता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब इंटू एम्पियर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ, और ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। आई होप यू विल बी गो थ्रू इजीली फ्रॉम दिस लेक्चर। हम लास्ट लेक्चर में अब आगे कंटिन्यू करेंगे कंडक्टिविटी के बेस पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी, एंड देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, उसके बेस पे हम आगे के फॉर्मूले को क्लियर करेंगे। थैंक यू।